गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले तासिका में हमने देखा कि कठपुतली कविता के द्वारा कवि ने हमें कठपुतली के मनोगत को दर्शाया है। कठपुतली के मन की बात कवि ने हमसे कही है, बराबर है। अब इस तासिका में हम देखेंगे कि पहली जो कविता है और दूसरा जो पाठ है, इन दोनों पाठों को हम वापस आज एक बार फिर से उसकी रिवीजन लेंगे, उसको वापस हम एक बार और दोहराएंगे, ठीक है। पर ये जो दोहराना है, हम यह जो है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। अब पहली जो कविता है वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं और उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपके साथ उस कविता में वापस क्या क्या दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला जो है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। अभी हम सबको पता है कि पंछियों को पिंजरे में बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, यह प्रश्न है। आपको क्या लग रहा है? चलो तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं पक्षी पिंजरे में बंद रहना चाहते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। बराबर है, पक्षियों को खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना पसंद है, उन्हें नदी का जल पीना पसंद है, उन्हें मीठे फल की जगह पे कड़वी निबोरिया खाना तक पसंद है, वृक्षों की सबसे ऊंची डाल पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चूंगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। मतलब उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है, उन्हें उड़ना, ऊंचा आकाश में ऊंची उड़ान भरना पसंद है। इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। बराबर है। अभी हम उसके आगे देखेंगे कि प्रश्न दूसरा कौन सा है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। क्या लगता है रे तुम्हें? इसका उत्तर, इसका जवाब क्या रहेगा? तो चलिए हम इसका जवाब देखते हैं। देखो, मैं आपको जवाब भी बता रही हूँ, पर आपको भी खुद हर रोज पढ़ाई करनी जरूरी है। बराबर है? तो हम अपना जवाब तथा उत्तर देखेंगे कि इस प्रश्न का हल उत्तर क्या है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, यह उनकी पहली इच्छा है, क्योंकि हर एक पक्षी को पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो उन्हें उड़ना बहुत पसंद रहता है। इसीलिए उनकी इच्छा कौन सी है? खुले आकाश में उड़ने की है। दूसरा, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। पक्षियों को आप कटोरे में कितना भी जल दे दो,
पर जो नदी का बहता जल है वह उन्हें पीना सबसे ज्यादा क्या है, पसंद है। तीसरा जो है, नीम के वृक्षों की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पक्षियों को हम पिंजरे में बंद पक्षियों को हम मीठे मीठे फल देते हैं, पर उन्हें मीठे फल नहीं मिले तो भी उन्हें चलने वाला है, क्योंकि उन्हें नीम की कड़वी निबोरियां खाना भी पसंद है। चौथी इच्छा है पंछियों की, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। जब पंछी पेड़ की टहनी पर बैठते हैं तब वो झूले लेते हैं, इसीलिए उन्हें सबसे ऊंची टहनी पर झूलना पसंद है। पांचवी इच्छा है, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चूंघना चाहते हैं। मतलब आकाश में ऊंची उड़ान भरना और अनार के दानों रूपी तारों को चूगना। तारे जो ऊंचे आकाश में रहते हैं, हम सबको पता है, उन्हें इन पंछियों को क्या करना है, चूगना है। छठी का उनकी इच्छा है, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? तो क्षितिज मतलब जहां पर धरती और अंबर दोनों एक दूसरों को क्या होते हैं, वहां पर हमें जोड़े हुए लगते हैं। वहां पर एक हमें ऐसे लगता है कि धरती और आकाश उस जगह पर मिले हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। अभी तीसरा प्रश्न जो है क्या है, तो भाव स्पष्ट कीजिए। ये या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो इन पंक्तियों में कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज में मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। मतलब उनका अंत हो जाता, उनके प्राण चले जाते, या तो वह उड़कर क्षितिज को पा लेते, क्षितिज को जाकर मिलते हैं। मतलब उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है। इन स्वतंत्रता में रहने के लिए पंछियों को अपने प्राण भी जाए तो भी उसका डर नहीं लगता है। प्रश्न चौथा है कि कई लोग पक्षी पालते हैं। उसमें इन्होंने आपके विचार पूछे हैं कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। तो आपके विचार क्या है? पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? देखते हैं हम कि क्या है। पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो इच्छाएं भी वैसी ही दी है, बराबर है। क्योंकि उन्हें पंख दिए हैं, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो तो खुले आकाश में उड़ने की ही है। वे हरदम स्वच्छंद रहना चाहते हैं। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। उनके बंधन हेतु पिंजरे भले ही सोने के क्यों न हो, बढ़िया से बढ़िया खाने के पदार्थ उन्हें परोसे जाए, लेकिन यही सत्य है कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से कठिनाइयों भरे
आजादी श्रेष्ठ है। उन्हें अपनी आजादी पसंद है। आप चाहे उन्हें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें दो, चाहे उन्हें सोने के पिंजरे में बंद रखो, फिर भी उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है, तो उसके आगे का जो प्रश्न है वह क्या है? क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। इसका उत्तर है हाँ, हमने एक बार तोता पाला था। मेरे पिताजी उसे मेले से खरीद कर लाए थे। पक्षियों की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति ही की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह उसे पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में लेकर आती। वह बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। हम उसे नहलाते भी थे। माँ उसे बाजरा देती, व कटोरी में पानी, अमरूद, अंगूर व हरी मिर्च तो वह बहुत चाव से खाता। धूप थोड़ी सी तेज होने पर वह सिकुड़ कर बैठ जाता। हम उसे अंदर कमरे में ले आते। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से उसे बहुत बचाना पड़ता था। रात को उसके पिंजरे पर कोई कपड़ा डाल देते तो वह बैठे बैठे ही सो जाता। देखो, पक्षियों को जो पालते हैं उन्हें उनकी जो देखभाल होती है वह छोटे बच्चों के भांति ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है ये जो पंछी है इन्हें बिल्ली या कुत्ते ऐसे जानवरों का डर भी रहता है तथा उनका ख्याल भी अपने घर परिवार के जैसे रखना पड़ता है। अभी आगे का प्रश्न क्या है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। तो देखते हैं हम कि कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि पशु, पक्षी हो या मानव, किसी को भी परतंत्रता पसंद नहीं। स्वतंत्रता ही सबको भाती है। यदि किसी कारणवश परतंत्रता की बेड़ियां पड़ भी जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है। किसी कारण अगर परतंत्रता की बेड़ियां भी पड़ जाए फिर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्राप्ति हेतु हमें निरंतर प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। यह संदेश हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी भी सुविधाओं को क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं, जबकि परतंत्रता में दूसरे की इच्छाओं को मानना पड़ता है। देखो, यह कविता हमें यह प्रेरित कर रही है कि स्वतंत्र जीवन में हम जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं, पर अगर हम परतंत्रता में हैं, हमें बहुत सी सुविधाएं भी दी गई है, फिर भी हमें हमारे मन से कौन सा भी काम करने के लिए इजाजत नहीं मिलती है। हमें दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, अपनी किन इच्छाओं को
पूरा करने के लिए, पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल है। मतलब पक्षी अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल है। देखते हैं हम कि कौन कौन सी इच्छाएं पक्षियों को पिंजरे से आजाद या बाहर निकलने के लिए व्याकुल करती हैं। इसका उत्तर है नदी, झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आकाश की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, फुनगी मतलब सबसे ऊंची डाल, कड़वी निबोरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने के हेतु पक्षी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। अभी हमने देखा कि यह हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कुछ प्रश्न और उसके उत्तर, इनकी हमने चर्चा की। अभी हमारा जो दूसरा पाठ है दादी माँ, इस पाठ के कुछ प्रश्न लेकर हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी दादी माँ का जो पहला प्रश्न है वह क्या है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? क्या लग रहा है रे आपको कि लेखक को दादी माँ के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती रहेगी? हमने तो पाठ यह पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम वापस देखेंगे कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरत द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़ कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। मतलब दादी माँ के साथ गुजारे हुए क्षण तथा दादी माँ ने उनका ख्याल कैसे रखा, यह सब बातें, झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने के बाद दादी माँ का दिन रात सेवा करना और रामी चाची आदि घटनाएं लेखक को दादी माँ के साथ साथ याद आती है। दूसरा जो प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका जवाब है कि दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग न किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय कर दी। मतलब धन का सही उपयोग करना हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। धन आ रहा है इसीलिए हम कैसे भी खर्च करें, इसका कोई भी मतलब नहीं है। धन का सही इस्तेमाल करना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने धन का सही इस्तेमाल किया तो हमारी ही जिंदगी सुखकर होने वाली है। और दादा की मृत्यु के बाद में लेखक के घर में यही हुआ कि पिताजी और भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया तथा गलत मित्र
मित्रों की संगति से सारा धन भी नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना किया था, फिर भी अपार संपत्ति का क्या उधार लेकर क्या की थी, व्यय करती, खर्च कर दी थी। इसलिए दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? क्या लग रहा है रे? कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है? चलो फिर देखते हैं कि कौन सा पक्ष है। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। देखो, दादी दूसरों की सहायता अपने मन से करती थी। रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना तथा लेखक बीमार होने पर लेखक की देखभाल करना और पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादाजी की जो आखिरी निशान थी सोने का कंगन, वह उन्हें दे देना। यह सब बातें हमें यह बताती है कि दूसरों की सहायता करना वे मतलब दादी अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी और यही जो है, यही दादी माँ का जो स्वभाव है वह सबको अच्छा लगता था। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसे रहता है, लिखिए। अभी देखते हैं हम कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, मतलब क्वार के महीनों में न अधिक गर्मी रहती है न अधिक सर्दी। आषाढ़, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा, मतलब आषाढ़ महीनों में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा रहती है। माघ के महीनों में अत्यधिक सर्दी रहती है। अभी आगे देखते हैं हम कि पांचवा प्रश्न कौन सा है। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसी मौसम में कौन कौन सी चीजें, किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। अभी हमने देखा कि महीनों में कौन कौन सा मौसम रहता है। अभी इन मौसम में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं वह हम देखेंगे। उत्तर, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 मौसम मुख्य रूप से माने जाते हैं। बराबर है, हमारे भारत में यही 3 मौसम हम देखते हैं। तो उसमें से पहला सर्दी। सर्दी में क्या है? सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर
फूल गोभी, बंद गोभी व मूली आदि अधिक मात्रा से मिलते हैं। यह सब चीजें हमें कब मिलती है? सर्दियों में मिलती है। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्म पेय का स्थान ठंड पेय ले लेते हैं। फलों में खरबूजे, तरबूज, लीची व आम तथा सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तरोई, घिया, कटहल, खीरा, काकड़ी अधिक मिलते हैं। तीसरा जो है बरसात। इस मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई किस्म के आम, आलू बुखारा, खुरमानी नामक फल व सब्जियों में पालक, फलियां, बैंगन, करेले, कमलकड़ी आदि मिलते हैं। कमल, ककड़ी आदि मिलते हैं। इनके साथ गर्मी के मौसम वाले फल, सब्जियां भी बराबर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अभी जो छठा प्रश्न है, लेखक द्वारा दादी माँ का पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है? तो सोचो जरा कि क्या उद्देश्य रहेगा। लेखक ने दादी माँ का पाठ क्यों लिखा रहेगा? तो देखते हैं हम इसका उत्तर क्या है। दादी माँ पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि जीवन की कुछ ऐसी यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें सीख के रूप में मनुष्य के साथ सदैव जुड़ी रहती हैं। पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। उन यादों के समक्ष उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि दादी की मृत्यु हो गई है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है बचपन की जो हमें पूरी जिंदगी में याद आती हैं और लेखक की भी कुछ यादें दादी माँ के साथ ऐसी ही जुड़ी हुई हैं और इन्हीं यादों के समक्ष उन्हें जब ये संदेश मिलता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। प्रश्न 7वां, दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने बेटे को क्यों दिया? अभी क्या लग रहा है रे तुम लोगों को? क्या है? क्यों दिया रहेगा दादी माँ ने अपना कंगन? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उनका पुत्र व पोता दोनों ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। उनकी परेशानी दादी माँ से देखी न गई तो उन्होंने सोचा कि यह कंगन ही इसी समय इन्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। अर्थात इस कंगन को बेचकर ही पैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए दादी माँ ने कंगन अपने पुत्र को दिया। मतलब उन्होंने देखा कि आर्थिक परेशानियों से उनका पुत्र और पोता दोनों भी जूझ रहे हैं और दादी माँ का स्वभाव हमें पता है कि दादी माँ को उनकी परेशानी नहीं देखी गई और उन्होंने उन्हें वह जो कंगन है वह कंगन दे दिया क्योंकि वह कंगन बेचकर ही पैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने पुत्र को दे दिया। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि दादी माँ, यह जो पाठ है इस पाठ में लेखक ने हमें संदेश दिया है कि बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है। जैसे लेखक शिव प्रसाद सिंह को पग पग पर दादी की दी गई सीखों के उपयोगी साबित होती है। मतलब पग पग पर उन्हें पता चलता है कि दादी
ने जो सीख उन्हें दी है वो उन्हें उपयोगी साबित हुई है। गांव के बीमार लोगों की देखभाल करना, दादी का धनों का ऋण माफ करना, बेटे और पोते को मुश्किल में देखकर अपना कंगन निकाल कर देना आदि सीख देते हैं कि हमें मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए। इस तरह से हमें दादी माँ इस पाठ में संदेश भी मिलता है और महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है। कौन सी सीख मिली रे यहाँ पर हम सबको? तो हमें यह सीख मिली कि हमें मुश्किल समय में भी दूसरों का सहारा बनना चाहिए। तो हमने देखा कि दादी माँ इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, बराबर है। तो इस पाठ में कुछ शब्दार्थ जो ऐसे हैं कि जो बहुत मुश्किल है, वह कौन कौन से हैं हम वह भी आज वापस एक बार देखेंगे। इसका पहला शब्दार्थ है कठिनाई मतलब मुश्किल, प्रायः मतलब हमेशा, शुभचिंतक मतलब भला चाहने वाला, प्रसन्न मतलब खुश, प्रतिकूलता मतलब अनुकूल, परिस्थितियां न होना, शरद मतलब सर्दी का महीना, शीत किरणें मतलब ठंडक पहुंचाने वाली किरणें, स्वच्छ मतलब साफ, धुंधली छाया मतलब हल्की सी छाया या स्पष्ट दिखाई न देना, क्वार मतलब अश्विन का महीना, सिवान मतलब नाला, खौलते मतलब उबलते, विचित्र मतलब अजीब, गंध मतलब महक, जलाशय मतलब तालाब, आषाढ़ मतलब गर्मी का महीना, अगहन मतलब पौष मास, चैत मतलब चैत्र मास, लाई मतलब खिले मतलब चावल की लाई बनाते हैं, हुड़क मतलब चाहत, ज्वर मतलब बुखार, ताप, स्नेह सने मतलब प्रेम से परिपूर्ण, सन मतलब जूट, सद्य मतलब ताजा, शीतलता मतलब ठंडकता, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, हांडी मतलब एक प्रकार का बर्तन, सरसाम मतलब सिर पर चढ़ने वाला बुखार, अनुमान मतलब अंदाजा, विषुचिका मतलब छूत की बीमारी, संक्रमण, लवंग मतलब लौंग, नाड़ी मतलब नब्स, कुनेन मिक्सचर मतलब एक प्रकार की दवाई, तिथाई मतलब तीखापन, उत्साह मतलब जोश, आनंद मतलब मजा, कार्परोजन मतलब काम का उद्देश्य, अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति न होना, विलंब मतलब देर, निकसार मतलब निकास स्थान, सुद मतलब ब्याज, निस्तार मतलब उद्धार, अप्रिय मतलब जो पसंद न हो, विवल मतलब घबराया हुआ, उरीन मतलब ऋण से मुक्त, तर्क मतलब विचार, अभिनय मतलब नाटक, पुत्र प्राप्ति मतलब पुत्र का पैदा होना, दालान मतलब आंगन, आपत्ति मतलब मुसीबत, भेद मतलब रहस्य, अभयदान मतलब निर्भीकता प्रदान करना, वात्या चक्र मतलब घटना क्रम, श्राद्ध मतलब पूर्वजों के लिए किया जाने वाला कृत्य,
अतुल मतलब बहुत अधिक, पछुआ मतलब पश्चिमी हवाएं, पाला मतलब ठंड, स्नेहपूर्ण मतलब स्नेह से मतलब प्रेम से भरी हुई, धोती मतलब साड़ी, संतूक मतलब अटैची, सहज कर मतलब संभाल कर। इसी तरह हम पंछी उन्मुक्त गगन के भी कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे। नीर मतलब घोंसला, आश्रय मतलब सहारा, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट भ्रष्ट, आकुल उड़ान मतलब उड़ने की अधीरता, विघ्न मतलब बाधा, सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा नहीं असीम, क्षितिज मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, तंती सांसें मतलब प्राणांत के समय टूटती सांसें, अरमान मतलब इच्छा, नभ मतलब आसमान, सीमा मतलब हद, तारक अनार मतलब तारे रूपी अनार के दाने, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, सुख सुविधाएं, बंधन मतलब परतंत्रता, तरु मतलब पेड़, पुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, बहता जल मतलब नदी झरनों का जल, भूखे प्यासे मतलब बिना कुछ खाए पिए, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम के वृक्ष का फल, कटोरी मतलब एक प्रकार का बर्तन। तो इस तरह से आज हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता में शिवमंगल सिंह ने हमें परतंत्रता से मुक्त होना तथा स्वतंत्रता का आनंद और स्वतंत्रता का महत्व हमें इस कविता में बताया है। और दादी माँ इस पाठ में हमें लेखक ने कौन सी सीख दी है? तो दादी माँ इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए। तो इस तासिका में हमने देखा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में कौन कौन से और दूसरे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का जवाब क्या हो सकता है, इनकी हमने चर्चा की तथा दादी माँ इस पाठ में भी जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की भी हमने उन प्रश्न के कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं यह भी हमने चर्चा की तथा हम पंछी उन्मुक्त गगन के और दादी माँ इन दो पाठों में जो भी कठिन शब्दार्थ हैं उनका मतलब क्या है यह भी हमने देखा है। तो अगली तासिका में हम व्याकरण में लिंग, वचन इसकी जानकारी लेंगे जो हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। फिर भी वापस हम एक बार उसकी रिवीजन लेंगे कि लिंग मतलब क्या, वचन मतलब क्या, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, यह सब जानकारी हम हमारे अगली तासिका में लेंगे। थैंक यू।